IAS ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। जैसा कि पिछली क्लास में मैंने बताया था कि आज से आपकी नेट और हायर परीक्षाओं की क्लास चलेगी। मैंने भी कहा था कि जो पहला बिंदु है, पहला भाग है, वो मैं काव्य शास्त्र से शुरू करूंगा। तो काव्य शास्त्र दो प्रकार के हैं मित्रों। पहला तो भारतीय काव्य शास्त्र और दूसरा पाश्चात्य काव्य शास्त्र। तो भारतीय काव्य शास्त्र में हमको पढ़ना क्या क्या है, सवाल किन किन क्षेत्रों से बनते हैं, आज हम उनकी चर्चा करेंगे। व्यक्तिगत तौर पर बताएंगे कि कैसे सवाल आते हैं और कैसे कितने संप्रदायों को पढ़ना है। बस आज मेरी क्लास इसी पर रहेगी और कल से उसको कंटिन्यू किया जाएगा। मित्रों, जैसा कि मैंने एक आउटलाइन प्लानिंग बनाया है कि मई में उत्तर प्रदेश हायर की परीक्षा होगी, तो मार्च और अप्रैल लास्ट तक मैं हायर के सारे सिलेबस को कवर करने की कोशिश करूंगा। साथ ही साथ नेट का 2 मई से परीक्षा है, तो नेट के भी सिलेबस को मैं पढ़ाऊंगा। अब उसमें हायर का जो सिलेबस है थोड़ा ज़्यादा है, बहुत सारे उपन्यास हैं, आत्मकथा है, कहानियाँ हैं, लेकिन नेट का सिलेबस 10 अध्यायों में है और सीमित है। तो नेट के सिलेबस पर और हायर के सिलेबस में जो सिमिलरिटीज हैं, जो समानताएं हैं, वो तुम्हें एक ही वीडियो में मिल जाएंगी आपको। मतलब उसमें हम दोबारा क्लास नहीं लेंगे, लेकिन जो असमानताएं हैं उस पर आपको बहुत जल्दी मेरी मार्च में क्लास मिलेगी। तो इसलिए चिंता मत करिएगा, दोनों सिलेबस मैं पढ़ाऊंगा। कोशिश करूंगा कि मई के पहले ख़त्म हो जाए और इम्पॉर्टेंट बात बताऊंगा। जो चीज़ें परीक्षा के लिए ज़रूरी हैं उन्हीं की चर्चा हम करेंगे। तो आइए आज हम काव्य शास्त्र, भारतीय काव्य शास्त्र क्या है और भारतीय काव्य शास्त्र में 6 जो संप्रदाय हैं वो क्या हैं, और आपके सिलेबस में जो चीज़ें रखी गई हैं उन पर आज मैं सिलेबस पर चर्चा करूंगा। भाग 1 भारतीय काव्य शास्त्र। मित्रों, काव्य शास्त्र का मतलब होता है कविता करने की कला जिसमें वर्णित हो, कविता करने का ढंग जिसमें बताया गया हो। तो कविता क्या है? रामचंद्र शुक्ल का एक निबंध है। तो काव्य शास्त्र का मतलब काव्य क्या है? रसात्मक वाक्यम इति काव्यम, विश्वनाथ कहते हैं। भरत मुनि कहते हैं कि मृदु ललित गूढ़ शब्द विहीन पदावली ही काव्य है। भामा कहते हैं शब्दार्थों सहितम काव्यम। आचार्य मम्मट कहते हैं तद्दोषो सगुणावलंकृता पुनः क्वाप्य। सारे आचार्यों के बाद हिंदी के आचार्य आते हैं और रामचंद्र शुक्ल कह देते हैं कि जिस प्रकार से मस्तिष्क की मुक्तावस्था ज्ञान दशा कहलाती है, हृदय की मुक्तावस्था रस दशा कहलाती है, और इसी के हृदय की मुक्तावस्था में जब कवि अपने भावों को शब्दों के माध्यम से व्यक्त करता है वो कविता है। पंत जी कहते हैं कि कविता कहीं चुपचाप आंखों में आंसू की तरह अनजान बह जाती है। धूमिल कहते हैं कि समाज को शिक्षित करना
ये कविता है। समाज को अन्याय की तरफ उन्मुख होने से बचा लेना कविता है। हजारी प्रसाद द्विवेदी कहते हैं परामुपेक्षिता से जो चीज बचा ले वही कविता है। अर्थात कविता का क्षेत्र बड़ा है और कविता की शुरुआत भारतीय काव्य शास्त्र से हुई है। सबसे पहले भरत मुनि ने नाट्य शास्त्र में कविता का जिक्र किया। और ध्यान रखिएगा, ये सारे संस्कृत साहित्य की जड़ कहाँ है? ऋग्वेद में है। तो विभिन्न आचार्यों की परिभाषाएं समय समय पर जो आई उसका भी हम कल से अध्ययन करेंगे। तो पहला भाग हुआ काव्य शास्त्र। काव्य क्या है? विभिन्न संप्रदाय आए और उन्होंने अपने अपने हिसाब से परिभाषाएं दी। वो परिभाषा हायर से लेकर नेट तक के में पूछा जाता। अब जो दूसरा महत्वपूर्ण भाग है मित्रों, वो है विभिन्न संप्रदाय। अब मित्रों जो विभिन्न संप्रदाय आए, तो पहला संप्रदाय आया पहली शताब्दी में भरत मुनि के नाट्य शास्त्र से रसात्मक वाक्यम इति काव्यम, जो 10वीं 11वीं शताब्दी तक इसकी व्याख्या होती गई रस संप्रदाय। रस संप्रदाय। अब मित्रों ये रस संप्रदाय भरत मुनि के नाट्य शास्त्र के 6वें अध्याय से आया। अब नाट्य शास्त्र को पंचम वेद कहा गया और नाट्य शास्त्र में 36 अध्याय थे। 6वें अध्याय में रस की चर्चा की गई मित्रों, और कहा गया कि रस क्या है? काव्य की आत्मा है। और इस रस की चर्चा ऋग्वेद में हुई है मित्रों पहली बार। और भरत मुनि ने तो इतना कह दिया कि यत्र विभावानुभाव विचारी भाव संयोगात् रस निष्पत्ति। इस पर बड़ा विवाद चला और ये 10वीं 11वीं शताब्दी तक अभिनव गुप्त के समय तक ये व्याख्या होती रही कि रस आखिर क्या है। तो भट्ट लोलट, भट्ट शंकुक, भट्ट नायक, अभिनव गुप्त, ये 4 बड़े व्याख्याकार हुए जिन्होंने उत्पत्तिवाद, अनुमतिवाद, भोगवाद और अभिव्यक्तिवाद नाम से अपना सिद्धांत दिया, जो मीमांसा, न्याय, सांख्य और शैव दर्शन पर आधारित था। इसकी भी मैं चर्चा करूंगा। किसी ने भोजक संबंध माना और पहली बार भट्ट नायक ने साधारणीकरण की चर्चा की। उन्होंने कहा विभावादि का साधारणीकरण होता है। तो उन सब की चर्चा भी मैं रस संप्रदाय के अंतर्गत करूंगा। साथ ही इस समय पर परीक्षा में क्वेश्चन का ट्रेंड चला है, रस विरोधी आचार्य कौन है, रस समर्थक आचार्य कौन है, उसकी भी मैं बात करूंगा। इसके बाद एक लंबा गैप है मित्रों, पहली शताब्दी में लिखा गया नाट्यशास्त्र। इसका मतलब पहली शताब्दी कनिष्ठ का शासन था। भारत पर किसका शासन था? कनिष्ठ का शासन था। और पुष्पमित्र शुंग वंश, ध्यान रखिएगा, शुंग वंश का शासन पहली शताब्दी में होता है और कश्मीर में बड़े सारे पंडित होते हैं। तो 500 वर्षों के अंतराल के बाद एक महा विद्वान आता है भामा, जिसने काव्य शास्त्र की परिभाषा को पलट दिया और उसने कहा शब्दार्थो सहितम काव्यम, और यहीं से अलंकार संप्रदाय की स्थापना होती है। और शब्दालंकार, अर्थालंकार, उभयालंकार, 3 अलंकारों की वो चर्चा करता है और अलंकार संप्रदाय की स्थापना कर देता है।
संप्रदाय की स्थापना हो जाती है। ये अलंकार संप्रदाय के समर्थन में दंडी, मम्मट तक आ जाते हैं। फिर इसके बाद तीसरा जो संप्रदाय आता है वो बामन का आता है, रीति संप्रदाय। रीति संप्रदाय के प्रवर्तक कौन हुए? बामन। अब रीति क्या है? रीति एक परिपाटी है। वो परिपाटी गौड़ी है, वैदर्भी है। तमाम रीतियों का जिक्र किया भामह ने, इसके बामन ने, और बामन के बाद रीति संप्रदाय का वर्गीकरण हुआ और रीत की विभिन्न श्रेणियां बताई गई, उसकी भी चर्चा हम करेंगे। और रीत में ही जोड़ा गया गुण। रीत में ही क्या जोड़ा गया? गुण। अब मित्रों, आप लोग जानते हैं कि 3 गुण हैं, माधुर्य, प्रसाद और ओज। लेकिन दंडी ने बहुत सारे गुणों की चर्चा की। भामह ने कोई गुण की चर्चा नहीं की, लेकिन बामन ने बहुत सारे गुण बताए, उसकी भी चर्चा हम करेंगे। तथा चौथा जो संप्रदाय आया वो आया आनंदवर्धन का ध्वनि संप्रदाय। आनंदवर्धन ने पहली बार व्यंजना शब्द शक्ति या व्यंजक को काव्य का सर्वश्रेष्ठ मानक माना, और उन्होंने जो शब्द शक्तियों में व्यंजक की बात की, तो ध्वनि संप्रदाय के जनक कौन हुए? आनंदवर्धन हुए। ध्वनिकार आनंदवर्धन की व्याख्या ध्वन्यालोक लोचन नाम से अभिनव गुप्त ने किया। इसकी भी चर्चा हम करेंगे। और यहीं पर हम करेंगे शब्द शक्ति की चर्चा कि शब्द शक्तियां कौन है, शब्द शक्ति क्या है। अब अभिधा, लक्षणा, व्यंजना। अभिधा सामान्य अर्थ देता है, लक्षणा उसकी क्वालिटी के अर्थ को देता है, गुण को देता है, और व्यंजना इससे सबसे बड़े व्यंजक अर्थ देता है। इन शब्द शक्ति के कितने प्रकार हैं, फिर उसके कितने प्रकार हैं, काव्य कौन सर्वश्रेष्ठ है, कौन निकृष्ट है, इसकी चर्चा हम शब्द शक्ति के वर्गीकरण में करेंगे। क्यों? ध्वनि सिद्धांत का एक अभिन्न पार्ट है शब्द शक्ति। चलिए, फिर इसके बाद जो हमको पढ़ना है वो पढ़ना है वक्रोक्ति। आचार्य कुंतक वक्रोक्ति, टेढ़ा मेढ़ा कथन जिससे चमत्कार उत्पन्न हो जाए। आचार्य कुंतक को पढ़ना है। का को वक्रोक्ति और श्लेष वक्रोक्ति, ये अलंकार का एक हिस्सा था अलंकार संप्रदाय के समय, लेकिन वक्रोक्त कुंतक ने इसको एक अलग सिद्धांत के रूप में, संप्रदाय के रूप में वर्णित कर दिया। और फिर अंतिम सिद्धांत हमको पढ़ना है औचित्य सिद्धांत। आचार्य क्षेमेंद्र का ये सिद्धांत है। किसका सिद्धांत है? आचार्य क्षेमेंद्र का ये सिद्धांत है। इसको पढ़ने के बाद आपका एक पाठ पूरा क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। फिर आचार्यों की परंपरा पूछता है कि कौन से आचार्य की शताब्दी है, और हम भरत मुनि से लेकर आचार्य जगन्नाथ तक की परंपरा का जिक्र करेंगे। 16वीं शताब्दी तक कितने आचार्य आए, उसका क्रम क्या था और उनकी क्या महत्वपूर्ण रचना थी, इसका हम
इसकी हम चर्चा अपने क्लास में करेंगे। अब मित्रों, ये जो पहला पार्ट है आपका 4 से 5 दिन में खत्म हो जाएगा और इसके जस्ट दूसरा पार्ट होगा पाश्चात्य काव्य शास्त्र। पाश्चात्य काव्य शास्त्र अरस्तु के पहले प्लूटो से शुरू होता है। प्लूटो का अनुकरण सिद्धांत, फिर अरस्तु का विरेचन और त्रासदी सिद्धांत, फिर इसके बाद क्रोचे का अभिव्यंजनावाद, लुंजाइनस का उदात्तवाद, कालरिश का कल्पना सिद्धांत, होते 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 यहाँ तक आई.एस. रिचर्ड्स तक, टी.एस. इलियट्स तक हमको पढ़ना है। और उस क्रम में कौन से विद्वान ने कौन सी किताब लिखी, किस समय लिखी, कैसे बर्थ वर्ड्स आधुनिक सक्षमतावाद के जनक हुए, फिर विभिन्न वाद आए, आधुनिक, उत्तराधुनिक, यथार्थवाद के कौन जनक हैं, उत्तर यथार्थवाद के कौन जनक हैं, दादावाद के कौन जनक हैं, तमाम आते 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 जो आज का युग है, जो आज के आंदोलन है पाश्चात्य साहित्य में, उसकी चर्चा भी हम करेंगे। साथ ही साथ आप जान लीजिए सस्यूर के सिद्धांत की चर्चा करते हुए आपके सिलेबस को हम समाप्त करेंगे। इसका मतलब ये है कि कल दिनांक 5 फरवरी से लेकर 15 फरवरी तक आपके काव्य शास्त्र के दोनों पार्ट्स समाप्त हो जाएंगे। इसके बाद साहित्य का इतिहास 25 से 30 लेक्चर में समाप्त होगा और 10 लेक्चर में हम महत्वपूर्ण कहानियाँ, उपन्यास, आत्मकथा और अन्य विधाओं की बात करेंगे। अगले 7 लेक्चर में हम क्या करेंगे? हम बात करेंगे भाषा विज्ञान की और अगले 4 लेक्चर में हम जो व्याकरण का पार्ट होगा उसकी भी बात करेंगे। और नेट के लिए 2 लेक्चर वैचारिक विमर्श पर होगा जिस पर गांधीवाद, लोहियावाद पर केंद्रित रहेंगे। बहुत जल्द 2 महीने के अंदर आपको सारी क्लासेस मिल जाएंगी और आप ये जान ही लिए हैं सिलेबस। तो कल से काव्य क्या है, विभिन्न आचार्यों द्वारा कौन कौन सी परिभाषाएं दी गई, किस समय दी गई, इसकी चर्चा हम कल करेंगे।